हेयर आई अनीता, आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जैसे कि जीन, एलील, डोमिनेंट, रिसेसिव और जीनोटाइप, फेनोटाइप। क्लियर? और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था रिलेटेड टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे रिलेटेड हमने स्टडी थोड़ी सी हल्का सा इंट्रो दिया था। आज हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि उन्होंने कौन से लॉ दिए थे, किस बेसिस पे दिए थे। ठीक है, कौन से 7 कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने पी में लिए थे। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो टुडे वी विल स्टडी द मेंडेलियन जेनेटिक्स। लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था जो मेंडल का बर्थ हुआ था वो 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो एक पादरी थे, ठीक है, मॉन्क थे। ठीक, मैथमेटिशियन का यूज जनरली वो बायोलॉजिस्ट के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने बायोलॉजी में क्या किया था, अपने स्टैटिस्टिक का यूज किया था। ठीक, जिसके कारण उनके लॉज उतने वो नहीं हो पाए थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्या ड्रॉबैक थे। ठीक है, और उन्होंने लॉस क्या दिए थे, किस बेसिस पे दिए थे। लेट्स स्टार्ट। जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया था मेंडल ने, वो कौन सा लिया था, दैट इज पी प्लांट। ठीक, पाइसम सेटावियम। कौन सा पी था ये, गार्डन पी था। ठीक, क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट थे, 7 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे इसमें। क्लियर? क्यों लिया था पी प्लांट, कल बताया था। रीजन क्या था पी प्लांट का लेने का, रीजन था सबसे पहले इसके जो फ्लावर थे वो कैसे थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। ठीक है, इजिली हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था, इजिली हाइब्रिडाइज, इजिली कल्टीवेट। ठीक, 3 to 4 मंथ लगता था इसको कल्टीवेट होने में। क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर थे तो क्या होता था, सेल्फ पॉलिनेशन होता था। सिंपल प्लांट था। क्लियर? ये कुछ रीजन थे जिसके कारण जो मेंडल जी ने पी को सेलेक्ट किया और किसी चीज को सेलेक्ट नहीं किया। दिस इज द रीजन। क्लियर? एक्सपेरिमेंट ईयर क्या था, मेंडल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो 7 साल तक किया था, 1856 से 1863 तक। क्लियर? और इनका जो वर्क पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1865 में। 2 साल बाद इनका वर्क पब्लिश हो गया था। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो, इनका जो, अगर हम मेंडल की लाइफ स्पान की बात करें तो 1822 में बर्थ हुआ था और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, जब तक ये जीवित थे अनलकली इनके वर्क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्यों नहीं दिया था, क्योंकि उस समय डार्विन जो थे उस समय ज़्यादा डोमिनेंट थे। उनका जो वर्क हुआ था उन्होंने बताया था उस समय इवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा जो हमारी ओरिजिन हुई है वो हमारे पूर्वजों यानी कि एंसेस्टर कौन है, हमारे मंकी हैं। तो सारा फोकस जो था वो किसके वर्क पर था, डार्विन के वर्क पर। उस समय इनके वर्क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर कुछ समय बाद इनकी मृत्यु होने के बाद 1900 में, ठीक, 3 साइंटिस्ट थे, दैट इज कार्ल कोरेंस, ठीक, ह्यूगो डीवरेस, एरिक वॉन टेस्मार्क। इनको इस लॉ को यानी कि इनके वर्क को रीडिस्कवर्ड किया। ठीक है,
इतना क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि इसमें इन्होंने वर्क क्या किया था। ठीक है, तो जो इनका वर्क का बेसिस था वो उनका 3-4 स्टेप्स में था, 4 स्टेप्स में था जनरली। पहला जो था सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, ब्रीडिंग प्लांट, यानी कि इन्होंने जो सिलेक्शन किस टाइप का सिलेक्शन किया था वो देखते हैं पहले। फिर उन्होंने सिलेक्शन करने के बाद क्रॉस करवाया, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आया और जो कॉन्क्लूजन निकला, कॉन्क्लूजन को ही हम मेंडल लॉ के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 देखेंगे पहले कि जो मेंडल ने पी में कैरेक्टर्स लिए थे वो कौन कौन से लिए थे। लेट्स सी। तो मेंडल ने यहाँ पे पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स लिए थे। प्लांट्स कितने लिए थे? 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली थी। ठीक है, मेंडल्स ने क्या लिया था? 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट। ट्रू मतलब यहाँ पे क्या है? प्योर। प्योर का मतलब क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। ठीक है, जो प्लांट्स थे वो होमोजाइगस थे, यानी कि एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। जैसे कि उन्होंने पहला कैरेक्टर प्लांट हाइट लिया, तो प्लांट हाइट में एक टॉल था, एक शॉर्ट था। ठीक है, बाकी सारे कैरेक्टर्स उनके सेम थे। कौन से कैरेक्टर लिए थे उन्होंने पी में? देखते हैं। कैरेक्टर डोमिनेंट, रिसेसिव, ठीक, और क्रोमोसोम्स भी देखेंगे कि किस क्रोमोसोम्स में 7 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे पी में, किस क्रोमोसोम्स में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो कैरेक्टर के लिए सबसे पहले तो प्लांट हाइट। क्लियर? ये तो आपको कॉमन याद करना पड़ेगा। इसकी भी एक ट्रिक है सीक्वेंस याद करने का, FPS। ठीक है, फर्स्ट पढ़ाई देन सिलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पढ़ाई देन आपका साइलेंट कर लो, देन सिलेक्शन। ये इनकी ट्रिक थी। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं FPP, S और S। ये हो गया। इन्होंने यहाँ पे क्या लिया था? फ्लावर का कलर लिया। ठीक, फ्लावर की पोजीशन ली। ठीक, फिर पॉट का शेप लिया, देन पॉट का कलर लिया, देन शीट का शेप लिया, देन शीट का कलर लिया। इसको लर्न करने के लिए यहाँ पे हर FPS के 2-2 कैरेक्टर हैं। ठीक, पहले वाले में कलर, दूसरे में पोजीशन। पहले वाले में फ्लावर में कलर है, इन दोनों में कलर नीचे है। ठीक है, और शेप ऊपर है, ऐसे याद करोगे। ठीक, ये पोजीशन हो गई। फिर से देख लो, 7 कैरेक्टर्स लिए थे। अभी हमने कैरेक्टर्स की बात ही करते हैं, फिर हम डोमिनेंट और रिसेसिव में आएंगे। ट्रिक अगर आपको इसका सीक्वेंस याद करना है तो ट्रिक है फर्स्ट पढ़ाई देन सिलेक्शन। पहले पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, F मतलब यहाँ पे क्या है? F हर सभी के प्लांट हाइट तो आपका एक इंडिविजुअल कैरेक्टर हो गया, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं हो सकती। इनकी ट्रिक सीक्वेंस को याद करने के लिए फ्लावर में पहले कलर आएगा, देन पोजीशन। ठीक है, और दोनों में कलर सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे कलर फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे कलर सेकेंड नंबर पे है, सीड और पॉड में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका शेप आएगा। इस टाइप से आप इसको सीक्वेंस याद करोगे। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट हाइट में डोमिनेंट कैरेक्टर, कल मैंने बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस होता है। डोमिनेंट यानी कि जो कैरेक्टर हमारे शो होते हैं फिजिकली, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव
जो हमारे कैरेक्टर्स छुप जाते हैं, नहीं दिखते F1 जनरेशन में, उनको हम रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट में अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो टॉल डोमिनेंट है, और रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव आपका यहाँ पे होगा शॉर्ट। ठीक, फ्लावर कलर में देखें तो वायलेट देन वाइट। फ्लावर पोजीशन की बात करें एक्सियल टर्मिनल। ठीक है, पॉट शेप की बात करें इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। पॉट कलर की बात करें तो ग्रीन, ये होता है आपका येलो। शीट शेप की बात करें, शीट शेप कैसा होगा? राउंड या फिर रिंकल्ड। शीट कलर की बात करें तो शीट कलर में क्या होता है? दैट इज येलो और ग्रीन। इतना क्लियर है? अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना ये तो आपको पता ही चल गया होगा। लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर अब हम थोड़ा रुक के देखते हैं। यहाँ पे प्लांट हाइट का मतलब समझ गए हो, ये टॉल हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ठीक, फ्लावर कलर का मतलब पता है, फ्लावर का कलर आपका यहाँ पे डोमिनेंट वॉयलेट होगा, रिसेसिव वाइट होगा। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन कैसी होती है? ये। ठीक है, अगर फ्लावर एक्सियल पोजीशन में रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, ये आपकी एक्सियल पोजीशन है। अगर प्लांट की पोजीशन फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल होगी तो क्या होगा? यानी कि यहाँ पे टर्मिनल में आ जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए टर्मिनल आपका रिसेसिव है और एक्सियल आपका डोमिनेंट है। क्लियर? पॉड का मतलब क्या होता है? जो मटर की फली होती है इस टाइप से। ठीक है, मटर की फली। ठीक, इन्फ्लेटेड मीन्स होता है उभरा हुआ। अगर चिपटी हुई होगी ऐसे, ये हो गया उभरा हुआ। अगर चिपटी होगी तो ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया? इन्फ्लेटेड हो गया, उभरी हुई। ये आपकी कंस्ट्रक्टेड हो गई, पिचकी हुई। ठीक है, और इसके अंदर शीट का शेप हो गया। अगर राउंड होगा तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। किसी किसी में क्या होता है? छोटा छोटा या आपका छोटे छोटे दाने होते हैं, रिंकल्ड होते हैं। ठीक है, सिकुड़े हुए होते हैं। सीड कलर में येलो आपका डोमिनेंट है और रिसेसिव आपका ग्रीन कलर है। इतना क्लियर है? अब आते हैं हम क्रोमोसोम्स में। मैंने बताया था क्रोमोसोम्स में कितने होते हैं? पी में 7 पेयर होते हैं। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि एक जीन, एक क्रोमोसोम एक ही कैरेक्टर शो करे। ठीक है, ये ह्यूमन के केसेस में भी हो सकता है और अदर ऑर्गेनिज्म के केसेस में भी। एक क्रोमोसोम्स कई जीन आपका शो कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स को याद करने की ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक 1 4 5 7। ठीक है, दैट इज 1457। जैसे 1857 में क्रांति हुई थी, ऐसे याद करो 14 से 57 में क्रोमोसोम्स के नंबर थे। ठीक है, एक ट्रिक है ये। ठीक, 1 4 5 7। 1 में 1 मतलब फर्स्ट। ठीक, ये ट्रिक है। 4 का मतलब 4 लिख लो। 5 का मतलब एस नहीं, 5 का मतलब पीसी, और 7 का मतलब एसएस। क्या है इसका मतलब? ये आपका एफ शो कर रहा है फ्लावर, एस शो कर रहा है सीड। ठीक है, पहली ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? 1 4 5 7 लिख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, FIRST, उसके आगे सी लिख लिया, फर्स्ट सी। 4 के आगे 4। ठीक है, याद रखो कि 5वें नंबर पे PC है,
ठीक है, या प्रियंका चोपड़ा, इस टाइप से याद कर लो। 5 नंबर पे प्रियंका चोपड़ा। और 7 मतलब एस से स्पेलिंग स्टार्ट होती है 7 की, तो SS मान लो। क्लियर? इसको याद करना है तो 5, ठीक है। अगर 5 वाले को याद करना है तो 5 यानी कि PC 5 यानी कि प्रियंका चोपड़ा। ठीक, अब फर्स्ट में क्या है, मैंने 2 लेटर को हाईलाइट किया है, वन इज दी F, सेकेंड इज दी S, यानी कि फर्स्ट क्रोमोसोम्स में 2 कैरेक्टर्स होंगे P के, ये फ्लावर, सीड के, C मतलब कलर, ठीक है। फ्लावर और सीड कलर, जहाँ फ्लावर कलर कहाँ है आपका, ये है, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम्स लिख लो, ठीक है। सीड कलर कहाँ है, लास्ट में, यहाँ पे 1 रख लो। ठीक, 2 क्लियर हो गए। आप इसको छोड़ दो, 5 में आ जाओ। PC पॉड, P मतलब पॉड, C मतलब कलर। जो पॉड कलर में होगा वो क्रोमोसोम्स नंबर 5 में होगा। पॉड कलर क्रोमोसोम्स नंबर 5 में होगा, ठीक है। 7 में SS सीड शेप, सीड शेप कहाँ दिख रहा है, सीड शेप, ये है आपका, ठीक है। 7 कैरेक्टर दिए थे इन्होंने, ठीक है। बाकी जो 4 कैरेक्टर हुए इनमें क्रोमोसोम्स नंबर 4 होंगे, ठीक है। दिस इज द सिंपल ट्रिक। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना इस ट्रिक से आपको काम चलाना पड़ेगा। इस ट्रिक से हमें क्या पता चला कि फ्लावर और आपका सीड के कलर के लिए कितने क्रोमोसोम्स आपके 2 कैरेक्टर शो कर रहे हैं, देखो। तो इस ट्रिक से हमें पता चला कि जो 4 क्रोमोसोम्स 3 कैरेक्टर्स को, यहाँ पे आप क्या कर लो, आप 3 कर लो, ठीक है। 4 एक ट्रिक के लिए था सिर्फ, लेकिन जो 4 है, क्योंकि 7 कैरेक्टर्स ही होते हैं, तो 4 क्रोमोसोम्स नंबर बचे कुचे हमारे 3 कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्रोमोसोम्स केवल पॉड कलर को ही शो करेगा, 7 नंबर क्रोमोसोम सीड शेप को ही करेगा, और 1 क्रोमोसोम्स आपका करेगा फ्लावर और सीड के कलर को, फ्लावर कलर एंड सीड कलर को। तो ये था सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ 14 जो वेराइटीज उन्होंने देखी थी उसके बारे में, ठीक है। ये कैरेक्टर 7 थे, लेकिन अगर हम वेराइटीज देखें कितनी हो गई, 14 हो गई, क्योंकि हर कैरेक्टर 2-2 ट्रेट शो कर रहा है। क्लियर? अब इन्होंने क्रॉस करवाया सेकेंड स्टेप में, वो देखते हैं। फोर नंबर क्रोमोसोम्स 3 कैरेक्टर को ही शो करेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं क्रॉस। सेकेंड में इन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया। किसको करवाया, एक डोमिनेंट को रिसेसिव से। क्लियर? कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया। गैमेट क्या होगा, 50-50% चांसेस है आने के, तो हमने ले लिया। ठीक, इन्होंने जब इनको क्रॉस करवाया तो पाया, क्या पाया, ये पेरेंट थी आपकी, ठीक है, ये पेरेंट थे, ये और ये। ठीक, ये आपका क्या है, ये F1 जनरेशन है, मतलब फीलियल जनरेशन इसको कहते हैं। ठीक, प्रथम संतति पीढ़ी। और F2 में देखा इन्होंने, जब पुनेट स्क्वायर में करवाते हैं, सेल्फिंग कह सकते हैं, T T T T, इनमें आपस में क्रॉसिंग करवाई, तब क्या देखा इन्होंने, कैपिटल T दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। यहाँ पे इन्हें क्या मिल गया, शॉर्ट मिला, यहाँ पे क्या मिला, टॉल मिला। तो F1 जनरेशन में इन्होंने कहा कि हमें कौन सा प्लांट मिलता है, जो डोमिनेंट होता है, वो अपना कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, F2 जनरेशन में देखा इन्होंने
कि अरे यहाँ पे तो शॉर्ट भी आ गया, 3 लॉन्ग प्लांट थे। अगर इसका हम जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप इसका होगा एक, ये एक है, ये सेम है 2 और ये अलग अलग है, ठीक है। फिनोटिपिक देखें, फिजिकल अपीयरेंस देखें तो ये कैसे होंगे, ये 3 प्लांट, ये भी लॉन्ग होगा, ये भी लॉन्ग होगा, ये भी लॉन्ग होगा और ये शॉर्ट होगा। 3:1। लास्ट के वीडियो में मैंने जीनोटाइप फिनोटाइप जितने भी जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं वो पढ़ाई हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले उसको जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। क्लियर। तो इन्होंने देखा फिनोटिपिक में इनको एक प्लांट कैसा मिला, क्योंकि उस समय तो हम जेनेटिक स्टडी नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने गार्डन में देखा कि 3 प्लांट बड़े हैं, एक छोटा है, ठीक है। तो ये इनका क्या निकला था, ये रिजल्ट निकला था इनका, ठीक। क्रॉस कराने के बाद थर्ड स्टेप में इन्होंने रिजल्ट को कंपेयर किया F1 जनरेशन और F2 को। इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो इनको टॉल मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर उन्होंने आगे जब क्रॉस करवाया तो देखा कि F2 में शॉर्ट दोबारा आ गया। ये कहाँ से आया, तब इन्होंने एज्यूम किया कि कुछ ना कुछ प्लांट्स में ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसको यूनिट को नाम दिया इन्होंने फैक्टर, क्योंकि उस समय जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्रोमोसोम्स के बारे में किसी को नहीं पता था, तो उन्होंने फैक्टर टर्म दिया जिसे हम आज जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। दूसरा इन्होंने क्या चीज कही, दूसरी कही कि इनमें आपस में गैमेट्स की ब्लेंडिंग नहीं होती, अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो ये शॉर्ट हमें यहाँ पे F2 जनरेशन में नहीं मिलता, लॉन्ग मिलता, ठीक है। तो दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो फैक्टर है वो कैसी यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट है, ब्लेंड नहीं होती, सेग्रीगेट यूनिट है। तो कॉन्क्लूजन के बेसिस पे, जो रिजल्ट से उन्होंने कॉन्क्लूजन निकाला, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में हम अपने लैब में टेस्ट करते थे, लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखते थे कि क्या निष्कर्ष निकला। इसी तरह इनके जो कॉन्क्लूजन है, जिसको आज हम मेंडल लॉ के नाम से जानते हैं, 3 कॉन्क्लूजन निकाले, यानी कि 3 लॉ निकाले, जिन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब हम 1 बाय 1 मेंडल के लॉज को देखेंगे। क्लियर है। फर्स्ट सी द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या है ये देखते हैं। नाउ हम मेंडल के लॉज की बात करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। 3 लॉ दिए थे, 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक। जो हमने क्रॉस करवाया वही चीज लिखा उन्होंने जो रिजल्ट में देखा। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने कहा कि ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। अभी मैंने बोला वही चीज लिखी कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, डिस्क्रीट यानी कि आपस में मिंगल नहीं होते, ब्लेंडिंग नहीं होती उनमें, ठीक है। उसको उन्होंने टर्म दिया कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ट्रेड को कंट्रोल करता है, उसको उन्होंने फैक्टर कहा। और ये फैक्टर कैसे होते हैं, अकर इन पेयर, ठीक। फैक्टर्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही, ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कही, if factor is dissimilar then one is dominant and other is recessive. Clear? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये आपका डोमिनेंट है, ठीक है, ये आपका रिसेसिव है, ठीक है। इनमें से अगर हम गैमेट के लेते हैं तो 50-50 चांसेस आते हैं। इनको ब्रीडिंग करवाते हैं तो ये जो मिलते हैं
इनमें जो कैरेक्टर शो करता है उसको इन्होंने कहा डोमिनेंट है, और ये कैसा है, रिसेसिव है। लेकिन ये पाए कैसे जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, लेकिन डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, अलग अलग यूनिट होती हैं, आपस में ब्लेंड नहीं करती, लेकिन शो वही होता है जो डोमिनेंट होता है। क्लियर है? यही चीज बताई इन्होंने टी, ठीक, यही चीज बताए कि ये फैक्टर्स हैं, अगर डिसिमिलर हैं तो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, ठीक है, पेयर में पाए जाते हैं, और डिस्क्रीट यूनिट होती है, मिंगल नहीं होते। क्लियर? क्योंकि मिंगल नहीं होते तभी तो F2 जनरेशन में ये शो कर रहे थे, वन शॉट डॉफ प्लांट, है ना। एक चीज और मैंने बताया था कि मेंडल की डेथ 1884 में हो गई थी, तब तक इनके कार्य को किसी ने नहीं देखा था, ठीक है, किसी ने नहीं जाना था, क्योंकि उस समय ये डार्विन आपके ज़्यादा डोमिनेंट थे। तो बाद में जब 1900 में इनका रीडिस्कवर्ड हुआ, तब कुछ वैज्ञानिक आगे आए, इनके काम को इन्होंने देखा और इस लॉ को डिस्कार्ड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी को हम कहते हैं सेमी डोमिनेंस, ठीक है। एक तो इसका ये था, दूसरा था इसका कोडोमिनेंस, ये इसके फेलियर थे। यानी कि ये दो थ्योरी ने, इन दो चीज़ों ने इस पूरी थ्योरी को डार्विन मेंडल की फेल कर दिया। क्या होता है डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, आज छोटा सा देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फॉर एग्जांपल जो मिराबेलस जलापा होता है, उसके इन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक थे, उन्होंने वाइट प्लांट को लिया और रेड रोज को लिया, आपस में क्या कराया, क्रॉस करवाया, तो पाया कि पिंक कलर का फ्लावर मिला। इसी को इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा था। जिन्होंने भी इसकी डिस्कवरी की थी वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक। कोडोमिनेंस क्या होता है, जैसे आपने गाय देखी होगी दो कलर की, जो किसी में रेड और ब्लैक पैचेस होते हैं, किसी में वाइट और ब्लैक पैचेस होते हैं, तो दोनों क्या कोडोमिनेंस में क्या हुआ, जब ब्रीड हुआ रेड काऊ का ब्लैक से, तो क्या हुआ, दोनों कैरेक्टर शो कर गए F1 जनरेशन में, ठीक है, यानी कि पैचेस आ गए उनकी स्किन पे, गाय दो कलर में दिखने लगी हमें, ठीक। इसीलिए ये थ्योरी इनकी फेल हो गई। इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, अभी हम लॉ की बात कर रहे हैं तो इसी को लेके चलते हैं। सेकेंड लॉ इनका क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? दूसरा लॉ था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बात कही, जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ एलील्स मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये एलील ही तो है, जीन के टू अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ठीक। पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक। पहली बात इन्होंने कही कि जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन में। देखो सेग्रीगेट करते हैं, एक ही कैरेक्टर आता है, ठीक। मतलब क्या था कि ओनली वन एलील गोज इनटू गैमेट, ठीक। मतलब क्या है, गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि प्योर गैमेट, इसका मतलब प्योर गैमेट्स, ठीक। इन्होंने क्या कहा, पेरेंट्स तो आपके पेयर में होते हैं, ये पेरेंट्स थे, ठीक है, लेकिन जब ये फ्यूजन के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से बनता है, जहां क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ कहा कि जो आपके
एलील्स होते हैं वो पेयर में होते हैं पेरेंट्स में, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन में जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पहले तो गैमीट बनेंगे, जाइगोट में 2n होंगे, ठीक है, यानी कि बिफोर द फ्यूजन या गैमीट में क्या होता है इनका, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, केवल एक एलील ही गैमेट में जाता है, ठीक। और गैमेट कैसे हैं, ये एनी तो है, तभी तो आपका फर्टिलाइज्ड होके क्या बनेगा, 2n बनेगा, तभी तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, ये मिल रहा था, ये 2n हो गया, दोनों एलील आ गए लेकिन अलग अलग आ गए। तो यही चीज इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि केवल एक ही गैमेट जाता है, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन में केवल एक ही एलील जाता है। इसका भी आपका फेलर था, वो इसकी कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, दैट इज द एन्यूप्लॉइडी, ठीक। इसकी भी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। एन्यूप्लॉइडी इस थ्योरी को फेल करती है। क्यों फेल करती है, जहाँ आपने ट्राइसोमी, टेट्रासोमी पढ़ा है, एलोसोमी वगैरह, नलीसोमी पढ़ा है, मतलब जहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर 2n प्लस हो जाते हैं या 2n माइनस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि सिंड्रोम की बात करते हैं, तो ये इसको फेल कर देता है, ठीक। थर्ड आता है, क्लियर है, थर्ड लॉ इनका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी थ्योरी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल करती है, तो आंसर क्या होगा आपका, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल कर देता है। एन्यूप्लॉइडी लॉ ऑफ आपका सेग्रीगेशन को या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को फेल करता है। तीसरा जो इनका लॉ था दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, ठीक। इसमें क्या करते थे, जो कल पढ़ोगे, ठीक है, इसका बस ये जान लो, इसका जो फेलर था वो कौन सी थ्योरी है, यानी कि जो इसको फेल करती है वो है आपका लिंकेज, ठीक। लॉन्ग चैप्टर है, ये आगे हम पढ़ेंगे। कल मैं पढ़ाऊंगी मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। जैसे कि हमने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड यानी कि जो अभी हमने आपका एक ही कैरेक्टर लिया था, है ना, केवल प्लांट की हाइट लिया था, एक टॉल एक डॉफ, उसको सीधे फ्यूज कराया, और हाइब्रिड में हमने देखा कि एक हमें F1 जनरेशन में डोमिनेंट प्लेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो से अधिक कैरेक्टर, दो को या दो से अधिक कैरेक्टर्स को लेंगे, तब देखेंगे हमें डिफरेंट रेशियो मिलते हैं, ठीक है। उसी को इन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कई कैरेक्टर्स को आपस में कर लेते हैं तो क्या होता है। तो इस थ्योरी को भी फेल करती है लिंकेज, ठीक। इसके बारे में हम जब क्रॉसिंग पढ़ेंगे, यानी कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आपका मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।